So dear students, welcome again in this classroom. As you know that we are discussing photosynthesis, है ना। जो photosynthesis है ये तो सेकंड टॉपिक फिजियोलॉजी का हमने ले लिया। पहले तो हमने रेस्पिरेशन कंप्लीट की, तो जो ये फोटोसिंथेसिस है इसका मेरे ख्याल में आज तीसरा लेक्चर है। तो पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन फोटोसिंथेसिस की पढ़ी और उसके बाद हमने जो भी एक्सपेरिमेंट इस फोटोसिंथेसिस हुआ है तो वो सारे के सारे जो आपकी एनसीईआरटी में हमने वो डिस्कस किए। तो उसके बाद थर्ड पॉइंट जो हमने पढ़ा इसमें या थर्ड टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। ये जो फोटोसिंथेसिस होती है कहाँ पर होती है? लीफ में होती है, लेकिन की लीफ में कहाँ पर होती है? और मीजोफिल टिश्यू में होती है, तो मीजोफिल टिश्यू में किस में कहाँ पर होती है? क्लोरोप्लास्ट में होती है, तो वहाँ कहाँ पर होती है? तो उसके बाद मैंने ये सब कुछ डिटेल में बताया। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट मैंने कहा, साइट फॉर फोटोसिंथेसिस वो हमने डिटेल में पढ़ ली। तो आज का टॉपिक जो है दैट इज पिगमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये जो फोटोसिंथेसिस होती है, अगर आपको याद होगा मैंने बताया ये लाइट जो ट्रैप होती है, ये क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट्स होते हैं। दोज पिगमेंट्स आर कॉल्ड एज क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल ये इनको ट्रैप करता है और फिर इसको कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, तो इनको कहते हैं पिगमेंट्स। यहाँ पे लिखो दीज आर द केमिकल सबस्टेंसेस। दीज आर द, बोर्ड के एग्जाम में आता है, फिर आप स्टार्ट करते हैं डिफिनेशन लिखने में। दीज आर द केमिकल सबस्टेंसेस विच आर प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट एंड हैव एबिलिटी टू ट्रैप और एब्जॉर्ब and have ability to trap or absorb solar energy and convert it into chemical energy. They have ability to trap or absorb. The chemical substances which are present in chloroplast have ability to trap और एब्जॉर्ब सोलर एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी। क्लियर? तो ये केमिकल, तो ये पिगमेंट जब हम देखते हैं दे आर ऑफ वेरियस टाइप्स। अगर हम देखेंगे जो भी केमिकल या पिगमेंट सेकंड में क्लोरोप्लास्ट में, ये एक ही किस्म का नहीं है बल्कि दे आर ऑफ वेरियस टाइप्स। तो यहाँ पर हम देखते हैं दे इंक्लूड नंबर 1 क्लोरोफिल। हम शॉर्ट में लिखेंगे, पहले क्लोरोफिल लिखेंगे। तो सेकंड टाइप ऑफ पिगमेंट जो है दैट इज कॉल्ड एज कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स। उसके बाद आता है ज़ैंथोफिल्स। और इसके अलावा और भी पिगमेंट्स हैं जो हमने पढ़े हैं बिली ग्रीन एल्गी में, जो हमने पढ़े हैं रेड एल्गी में, ब्राउन एल्गी में। दे आर कॉल्ड एज फाइकोबिलियंस। सो दीज आर द केमिकल सबस्टेंस, या हम यूँ कहेंगे दे आर पिगमेंट्स जो इस क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं और जिनकी मदद से ये फोटोसिंथेसिस होती है। तो अगर हम बात करेंगे आपकी एनसीईआरटी, वहाँ तो 4 लिखा गया, देयर आर 4 पिगमेंट्स। अब मैं आप वो एनसीईआरटी जो है देयर आर 4 पिगमेंट्स। नंबर 1 क्लोरोफिल ए, नंबर 2 वहाँ लिखा गया क्लोरोफिल बी, थर्ड लिखा गया वहाँ पर ज़ैंथोफिल्स, तो फोर्थ वन लिखा गया कैरोटिनॉइड्स। ये 4 पिगमेंट्स, इसलिए मैंने यहाँ वो भी बता दिया आपको। लेकिन जनरली अगर बोर्ड के एग्जाम में अगर जनरली लिखेंगे तो वहाँ पर आप ये लिखेंगे दे इंक्लूड क्लोरोफिल, दे इंक्लूड दिस कैरोटिनॉइड्स, ज़ैंथोफिल एंड फाइकोबिलियंस। अब तो अगर क्लोरोफिल की बात करेंगे यहाँ पर, ये क्लोरोफिल दे आर ऑफ 7 टाइप्स, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए एडिशनल नॉलेज के लिए। दे आर ऑफ 7 टाइप्स: क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, बैक्टीरियोक्लोरोफिल एंड बैक्टीरियोवायरिडन। सो ये 7 तरह के क्लोरोफिल होते हैं। तो इनमें जो हायर प्लांट्स है, तो हायर प्लांट्स में
क्लोरोफिल ए से लेके क्लोरोफिल ई तक प्रेजेंट होते हैं। जो हायर प्लांट्स हैं इनमें एल्गी भी आते हैं, इनमें ये ग्रीन प्लांट्स एक्वेटिक या टेरेस्ट्रियल हम कहेंगे सारे के सारे प्लांट्स। तो जनरल जो भी हम ग्रीन प्लांट्स देखते हैं तो इन ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल ए और बी होता है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है। ये ग्रीन प्लांट्स जो है इनमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होता है, और बाकी जो क्लोरोफिल ए डी और ई ये ब्राउन एल्गी रेड एल्गी उनमें प्रेजेंट होते हैं, है ना। ब्राउन एल्गी है जो ओशन में होते हैं, रेड एल्गी है जिनको हम रोडोफाइट्स कहते हैं, फियोफाइट्स ब्राउन एल्गी को, तो वहाँ पर बाकी। लेकिन क्लोरोफिल ए जो है ये नेसेसरी पिगमेंट है, प्राइमरी पिगमेंट, ये हर एक में प्रेजेंट होता है। तो बाद में कॉम्बिनेशन हो सकती है क्लोरोफिल ए बी, क्लोरोफिल ए सी, क्लोरोफिल ए डी, क्लोरोफिल ए। तो जो ग्रीन प्लांट्स है इनमें क्लोरोफिल ए और बी होते हैं। कभी कभी हो सकता है ऑब्जेक्टिव द ग्रीन कलर इन प्लांट्स इट इज़ बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी। अगर इसके बारे में रेड एल्गी देखेंगे वहाँ पर क्लोरोफिल डी होता है, ब्राउन देखेंगे वहाँ पर ई होता है, क्लियर। तो लेकिन जो क्लोरोफिल ए है ये क्लोरोफिल ई इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी सबस्टेंस फॉर फोटोसिंथेसिस। हालांकि अगर ये देखेंगे भाई यहाँ पर आपके एनसीईआरटी में नहीं है तो इसका स्ट्रक्चर जो है चाहे क्लोरोफिल ए या बी दैट इज जस्ट लाइक ए टेडपोल लार्वा, टेडपोल लार्वा। तो टेडपोल लार्वा को क्या कहते हैं? फ्रॉग का लार्वा जो होता है ना उसे टेडपोल लार्वा कहते हैं। कश्मीर में क्या कहते हैं हमसे? मोनवोट, है ना, वही कहते हो। तो रीजनल है मे वैरी। तो इसका जैसा हेड और टेल होता है, ये क्लोरोफिल, इसमें दो पार्ट्स होते हैं, हेड और टेल होता है, ठीक है। तो क्लोरोफिल ए में मीथाइल ग्रुप होता है और क्लोरोफिल बी में CHO एल्डिहाइड ग्रुप होता है। कभी कभी ये आता है क्वेश्चन डिफरेंशिएट बिटवीन क्लोरोफिल ए और बी, बाकी सेम स्ट्रक्चर है इनका, लेकिन डिफरेंस ये है क्लोरोफिल ए में मीथाइल ग्रुप होता है और बी में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ठीक है। तो ये और एक तो ये ग्रीन प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जो हेड होता है इस हेड में यहाँ पर सेंटर में मैग्नीशियम होता है, सेंटर में क्या होता है? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम के चारों तरफ यहाँ पर 4 रिंग्स बनते हैं, पायरोल रिंग्स जिनको हम कहते हैं। तो मैग्नीशियम अगर देखेंगे इसकी वैलेंसी क्या है? 2, है ना। मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या है? तो एट ए टाइम कितने जो बाकी सबस्टेंस है क्या कंबाइन होगा? 2 के साथ, है ना, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। मान लो क्लोरीन के साथ 2 क्लोरीन इसके साथ जुड़ जाएंगे, इसकी कैपेसिटी है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर 4 नाइट्रोजन के साथ ही जुड़ जाता है। कैपेसिटी क्या है? वैलेंसी क्या है? वैलेंसी अगर यहाँ पर देखेंगे 2 है, लेकिन यहाँ पर कितने बॉन्ड्स बने? 4। तो 2 कहाँ से आ गए? केमिस्ट्री में आपने पढ़ा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ा है आपने। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड यहाँ पर बना दे, इसीलिए यहाँ पर एरो होती है, 2 में एरो होती है, 2 में एरो होती है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं पायरोल रिंग्स। और यहाँ पर टेल होता है, फाइटोल टेल, ये आपने नहीं पढ़ा होगा, आई नो इट। तो आप, मैं कह रहा हूँ कि यादाश्त के लिए कोई पूछ सकता है आपको क्लोरोफिल ए में और बी में डिफरेंस क्या है, क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर किससे रिजेंबल करता है, क्लोरोफिल का हेड कैसा होता है, इसका टेल कैसा, उस टेल को क्या कहते हैं? फाइटोल टेल। उसमें OH ग्रुप और अल्कोहल या ऑल होता है, OH ग्रुप, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज फाइटोल। तो उसमें 4 रिंग्स होते हैं, उसको कहते हैं पायरोल रिंग्स। तो फार्मूला C52H72O4N5N4Mg, ये होती है इसकी फार्मूला क्लोरोफिल ए की। क्लोरोफिल बी में C55H70O6N4Mg। क्या है फार्मूला? यहाँ पर ले लेंगे C55H72O5N4Mg, किसमें? क्लोरोफिल ए में। तो क्लोरोफिल बी में CHO होता है, वहाँ पर क्या होता है? CH3। वो क्लोरोफिल ए में 2 हाइड्रोजन यहाँ पर एडिशन होंगे, तो इसीलिए मैंने कहा यहाँ पर CH72। तो यहाँ पर हमें कम करने हैं क्योंकि यहाँ पर CH एक ही हाइड्रोजन है 70, और यहाँ पर एक ऑक्सीजन कम है, यहाँ पर अलावा है।
क्लियर? तो कभी कभी कोई पूछता है बताओ मुझे फार्मूला, हालांकि आपके एनसीईआरटी में तो ये नहीं है, लेकिन आपकी एडिशनल नॉलेज के है, बोर्ड में आप लिख सकते हैं, वहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो आप पेपर पर लिखो, ये जो क्लोरोफिल ए है, इट इज कॉल्ड एज नेसेसरी और प्राइमरी पिगमेंट। ये आप लिखो, ये पॉइंट ऑब्जेक्टिव आता है, क्लोरोफिल ए इज कॉल्ड एज नेसेसरी और प्राइमरी पिगमेंट। तो यही कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी का हम दें। तो उसके बाद बारकस हम बी को ले लेंगे, सी को, डी को, ई को ले लेंगे, या कैरोटिनॉइड्स कहते हैं, या इनको ज़ैंथोफिल। तो ये लाइट तो ट्रैप करते हैं, लेकिन ये कहाँ तक? क्लोरोफिल ए तक पहुंचा देती है उस लाइट। तो इनको कहा जाता है एक्सेसरी। आप ये लिखो, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, कैरोटिनॉइड्स and xanthophylls, they are called as accessory pigments. They are called as accessory pigments. तो इनके यहाँ पर फंक्शंस अगर ले लेंगे, दो फंक्शंस हैं इनके। जो एक्सेसरी पिगमेंट्स है, दे परफॉर्म टू फंक्शंस। नंबर वन, दे ट्रैप सोलर एनर्जी एंड कैरी इट टू क्लोरोफिल ए फॉर फोटोसिंथेसिस। यानी दे ट्रैप और दे absorb solar energy and carry it to chlorophyll A। ये रही एक फंक्शन। सेकंड फंक्शन जो क्लोरोफिल ए है, ये सेंसिटिव है ऑक्सीजन के लिए। अगर ऑक्सीजन से वहाँ प्रेजेंट रहा, इसमें ऑक्सीडेशन होगी, फोटो ऑक्सीडेशन, मतलब लाइट की वजह से इसमें फोटो ऑक्सीडेशन हो सकती है। तो उसको बचाने के लिए ये एक्सेसरी पिगमेंट ये रोल करते हैं। दे प्रोटेक्ट, ये लिखो आप, दे प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। ये भी ऑब्जेक्टिव आता है, चाहे आपका नीट का एग्जाम हो या बोर्ड का एग्जाम हो। ये दो रोल्स हैं इसके। नंबर वन, दे ट्रैप्स सोलर एनर्जी एंड कैरी इट क्लोरोफिल ए। नंबर टू, दे प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। क्लियर? तो अब तो ये फाइकोबिलियंस जो है, तो ये दो किस्म के होते हैं, फाइकोएरिथ्रिन, फाइकोसाइन। क्योंकि पता होनी चाहिए आपको, दे आर टू टाइप्स, फाइकोएरिथ्रिन, नंबर टू फाइकोसाइन, CYANIN। यानी फाइकोबिलियंस जो है, दे आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन इज कॉल्ड एज फाइकोएरिथ्रिन। ये जो फाइकोएरिथ्रिन होता है, ये रेड एल्गी में होता है, तो इसी वजह से उनका कलर क्या होता है? रेड। दे मास्क द कलर ऑफ बाकी, जो बाकी पिगमेंट्स हैं उनका कलर मास्क कर देते हैं, तो उनका कलर रेड दिखाई देता है। एरिथ्रस, जिससे हम जो रेड ब्लड सेल्स है उनको हम एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, बिकॉज दे गिव रेड कलर टू आवर ब्लड। सो इसी तरह यहाँ पर भी रेड एल्गी जो है, इनका कलर रेड होता है बिकॉज ऑफ फाइकोएरिथ्रिन। तो फाइकोसाइन जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, सियानोबैक्टीरिया जो होते हैं, तो उनका कलर ब्लू ग्रीन होता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ फाइकोसाइन। क्लियर? ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब तो यहाँ पर ये जो पिगमेंट्स है, मैंने कहा कि उनकी फंक्शन भी बताई, थोड़ा बहुत नॉलेज यहाँ पर दिया। अब तो हम यहाँ पर ले लेंगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये तीन टाइप्स आए। एक तो पहले मैंने इंट्रोडक्शन एक्सपेरिमेंटेशन बताया, उसके बाद मैंने साइट फॉर फोटोसिंथेसिस थॉट जो है ये पिगमेंट्स। अब तो यहाँ पर मैकेनिज्म ले लेंगे, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म के एतबार से हम जो देखते हैं, ये फोटोसिंथेसिस जो है ये दो स्टेज में होती है, दो फेसेस में होती है। वन फेस इज कॉल्ड एज लाइट फेस और लाइट रिएक्शन। लाइट फेस या लाइट रिएक्शन भी कहेंगे आप इसको। तो सेकंड इज कॉल्ड एज डार्क फेस। डार्क फेस या हम इसे डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। तो पहले हम ले लेंगे, या मैं कहूँ कि जो लाइट रिएक्शन है, अगर याद होगा कल मैंने आपको बताया, इट इज आल्सो कॉल्ड एज फोटोकेमिकल, है ना, बिकॉज इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो जो डार्क फेस है,
इसमें लाइट की ज़रूरत डायरेक्टली नहीं होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट, बट इसका मतलब ये नहीं है कि डार्क में हो जाएगी, है ना। डायरेक्ट रोल तो इसमें लाइट का नहीं बनता है, लेकिन लाइट पर ये लाइट फेस पर डिपेंड करती है। फॉर टू थिंग्स, वन इज कॉल्ड एज ATP, सेकंड इज कॉल्ड एज NADPH। तो इसको ये चाहिए, तो इसीलिए हम इट इज़ मिस नाउन टू कॉल इट एज डार्क फेस। क्लियर। तो पहले हम ले लेंगे कौन, लाइट रिएक्शन और लाइट फेस। लाइट रिएक्शन बोलेंगे या लाइट फेज बोलेंगे। तो जो लाइट फेज है इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। नंबर फर्स्ट इज लाइट या एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट या लाइट एब्जॉर्प्शन, लाइट एब्जॉर्प्शन नंबर 1। नंबर 2 इसमें होता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। नंबर 3 इसमें पिगमेंट सिस्टम्स आते हैं, पिगमेंट सिस्टम्स। तो पिगमेंट सिस्टम जब ये इलेक्ट्रॉन जो है फोटोलिसिस ऑफ वाटर के बाद निकलता है, तो ये थ्रू वेरियस कैरियर्स, जिस तरह हमने इसमें रेस्पिरेशन में पढ़ा, तो जो इलेक्ट्रॉन है इसको वाटर बनाना है, तो वहाँ ऑक्सीजन उसका वेट करता है, तो लेकिन वो खुद नहीं जा सकता है, उसके लिए कैरियर्स हैं, दे आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। तो सेम इज़ द केस हियर। ठीक। तो पिगमेंट सिस्टम इसमें आते हैं। तो ये मैकेनिज्म है। फर्स्ट लेट अस वी विल स्टार्ट हियर लाइट एब्जॉर्प्शन। पहले मैं एक आइडिया आपको देता हूँ। ये मान लो यहाँ पर क्लोरोफिल है, दिस इज क्लोरोफिल। ठीक, दिस इज क्लोरोफिल। और तो आपको पता है क्लोरोफिल में इलेक्ट्रॉन्स तो प्रेजेंट होते हैं। अब क्या होता है ये ध्यान से पहले अंडरस्टैंड करना, उसके बाद मैं NCERT टच करता हूँ आपकी। क्या होता है जब लाइट इस पर पड़ती है, यहाँ पर फोटॉन्स आते हैं, है ना, लाइट इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स आते हैं। तो फोटॉन की चार्ज क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की चार्ज क्या है, नेगेटिव, है ना। तो फोटॉन की पॉजिटिव है। तो यहाँ पर जब ये आता है, देखो ये एक्चुअली एनर्जी है। मान लो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक। तो अब लाइट एनर्जी इस पर पड़ी, तो इसने एनर्जी को क्या किया, एब्जॉर्ब किया, जो हमने कहे ना लाइट एब्जॉर्प्शन। पहले मैं आइडिया देता हूँ आपको क्या होता है। तो इस पर लाइट पड़ी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन ने ट्रैप एनर्जी की। जब इसने एनर्जी ट्रैप की, इसमें इतनी एनर्जी आई, ये अपने स्टेट पर नहीं रहता है। आपको समझ में आता है। देखो इसको हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, जब भी हम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं, ये अपने इस ग्राउंड स्टेट पर, ये स्टेबल स्टेट है, ये यहाँ पर, ये यहाँ से बाहर चला जाता है यहाँ तक। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होता है। ठीक है। तो फिर उसको वापस आना है, यहाँ बाहर तो नहीं रह सकता है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव होल क्रिएट हुआ, है ना। नेगेटिव तो यहाँ चला गया, पॉजिटिव होल क्रिएट हुआ यहाँ पर, है ना, पॉजिटिव चार्ज। तो इस होल को फिल करना है, या तो ये इलेक्ट्रॉन वापस आएगा यहाँ, या तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इस जगह को फिल करेगा। क्लियर। अब इसलिए यहाँ पर आ गया, कोई यहाँ पर प्राइमरी एक्सेप्टर है, इसने इसको एक्सेप्ट किया, रिसीव किया, तो उसके बाद ये वापस आता है, लेकिन इसकी जर्नी दैट इज कॉल्ड एज डाउन हिल। ये ऊपर से नीचे आना है इसको, दैट इज कॉल्ड एज डाउन हिल जर्नी। मैंने कहा ना, बाद में हम ये NCERT ले लेंगे, पहले आप सीखो। इट इज कॉल्ड एज डाउन हिल जर्नी। तो डाउन हिल जर्नी जो है ये खुद नहीं कर सकता है, ये खुद नहीं। तो डाउन हिल जर्नी के लिए इसको कैरियर्स की ज़रूरत है। तो यहाँ पर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स होते हैं, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्सेस, दे एक्ट एज कैरियर्स। मान लो यहाँ पर एक है, यहाँ पर दूसरा है, यहाँ पर तीसरा है, यहाँ पर चौथा। मान लो ये इसको यहाँ माना है, फॉर एग्जाम्पल इसको यहाँ आना है। मान लो यहाँ पर 5वां कैरियर है, तो पहले इसको ये रिसीव करेगा, आओ भाई आओ, उसके बाद ये रिसीव करेगा, उसके बाद ये रिसीव, इसका ले डाउन हिल जर्नी।
क्लियर। तो ये डाउनहिल जर्नी करते करते इसको क्या होता है, उसने बहुत एनर्जी पहले तो एब्जॉर्ब की, ट्रैप की, ये एनर्जी इसको बैठने नहीं देगी, चैन आराम नहीं देगी, ये एनर्जी लूज होनी चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी कुछ पॉइंट्स पर ये एनर्जी इतनी लॉस होती है, यहाँ पर एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट कंबाइन होता, वो क्या देंगे, एटीपी, दैट इज कॉल्ड एज फोटोफॉस्फोराइलेशन। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पढ़ लिया हमने, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, यहाँ पर क्या पढ़ेंगे हम, फोटोफॉस्फोराइलेशन, यानी फॉर्मेशन ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक विद द हेल्प ऑफ लाइट, दैट इज कॉल्ड एज फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्योंकि अब यहाँ वापस आया, मैं कॉमन एग्जांपल आपको देता हूँ, आप पिकनिक जाते हैं कि नहीं जाते हैं, पिकनिक जाते हैं ना, तो आप मान लो आप पहलगाम गए, तो घर वालों ने आपको पैसे दिए हैं ना, किसके लिए, इनको खारिज करना है। ये पैसे जो आपके पास है, इट इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी, ये आपको चैन से नहीं बैठने देंगे, है ना, तब तक जब तक ये जेब खाली नहीं होगी। तो जब हम आते हैं पहलगाम से वापस मकाम पहुंचते हैं, तो क्या सारी के सर नहीं हमने जाना है, हम मकाम जाएंगे, हम वो करेंगे ना, तो हल्ला मचता है, तो अच्छा चलो जाओ, क्यों जाते हैं आप वहाँ, वो वहाँ पर कुछ चीज़ें आप खरीदते हैं, है ना, वो हलवा लाते हैं, पकौड़ी लाते हैं, बंगले बैंगल्स बाकी, है ना, घर वालों के छोटे बच्चे होंगे घर में, उनके लिए कुछ टाइल्स लाते हैं। तो एक्चुअली क्या है, ये यहाँ पर जेब में है। तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, वो कहते सर नहीं हम उतरेंगे नहीं, हम गाड़ी में ही बैठेंगे, तो उन्होंने पहले से ही जेब खारिज की है ना, पहलगाम में उन्होंने सब कुछ खारिज कर दिया है, वो क्या नीचे उतरेंगे, उनके पास है ही नहीं। तो आप चले गए, फिर आपकी जेब अब खाली हो गई, हम अब मतलब जब तक आपकी जेब खाली नहीं हुई तब तक आप वापस आते हैं, टीचर भी पीछे चलो, अरे चलो, अरे चलो चलो, जब तक आपकी जेब खाली नहीं होगी तब तक आप गाड़ी में वापस नहीं आते। सेम इज केस इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन ने इतनी एनर्जी हासिल की, ट्रैप की, तो इसको आराम से बैठने, तो ग्राउंड स्टेट से ये चला जाता है बाहर, दिस कॉल्ड एज एक्साइटेड स्टेट, इसकी एक्साइटेशन हुई, तो आप इसको वापस आप हमेशा के लिए पहलगाम में बैठोगे, वापस तो घर आना है, लेकिन ये पैसे जो है आपको घर वालों ने ये खारिज करती है, वापस आइए, खाना वो खाना है, सब कुछ खारिज करना है, शाम आप खाली हाथ लौटोगे, कुछ एनर्जी नहीं होगी ना। तो इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन जो है, इसने बहुत एनर्जी ट्रैप की, अब इसको ये लूज करना है तभी यहाँ पहुँचेगा, लेकिन पहुँचने के लिए ही नीड कैरियर्स, इट नीड कैरियर्स। तो कैरियर्स क्या है यहाँ पर, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्सेस, है ना, बहुत सही, मैं बताऊँगा आपको, पहले मैं बताता हूँ होता क्या है। तो जब यहाँ एक पर स्टेप पर आया, दूसरे स्टेप पर आया, तीसरे स्टेप पर आया, चौथे फिर वापस आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आया तो ये होल फिल हुआ, यहाँ पर अब नई पॉजिटिव चार्ज नहीं रहेगी, इलेक्ट्रॉन वापस आया। लेकिन जब डाउन हिल जर्नी करते 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 इसको क्या हुआ, ये एनर्जी लॉस हुई। तो एनर्जी लॉस जब होती है, इतनी एनर्जी के भी कुछ स्टेप्स पर लॉस होती है, यहाँ पर एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट कंबाइन होते हैं, दे फार्म, तो हमें वही चाहिए ना, दैट इज कॉल्ड एज एटीपी। क्योंकि एटीपी हमें डायरेक्ट रिएक्शन में हमें ज़रूरत पड़ेगी। एक दूसरा चीज़ है, ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकलता है, जब फोटोलिसा वाटर होती है ना, इलेक्ट्रॉन जब निकलता है फोटोलिसा वाटर में, चलता चलता यहाँ पर और एक इसके लिए इंतजार करता है, एनएडीपी। एनएडीपी क्या है, निकोटीन एमाइन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट। वहाँ तो रेस्पिरेशन में हमने क्या पढ़ लिया, एनएडी, वहाँ तो फास्फेट नहीं है, यहाँ पर इसको ऐड कर लो फास्फेट, बाकी वो सेम है, निकोटीन एमाइन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट। तो ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है। यहाँ सब जब फोटोलिसा वाटर अभी हम पढ़ेंगे, तो वो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, इसको आओ भाई आओ, मुझे रिड्यूस होना है, रिडक्शन मुझे करनी है अपने आप को। तो जब ये रिड्यूस होगा, ये क्या देगा, NADPH प्लस H पॉजिटिव, जिस तरह हमने वहाँ पढ़ा NADH प्लस H, क्लियर। इसलिए मैंने कहा, मैंने पहले रेस्पिरेशन पढ़ेंगे इसके, तो यहाँ पर ये क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन वापस देगा, ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। यहाँ पर भी रिडॉक्स रिएक्शन, जिस तरह हमने रेस्पिरेशन में रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ी, इसी तरह यहाँ भी। और कुछ स्टेप्स में जब इलेक्ट्रॉन वापस आता है ना, मान लो यहाँ पर ये ग्राउंड स्टेट है, सुनो ये ग्राउंड स्टेट है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये ट्रैप, इसने एनर्जी ट्रैप की, तो आप कहाँ आया, एक्साइटेड स्टेट पर। तो ये धीरे धीरे वापस आता है, डायरेक्टली नहीं वापस आता है, धीरे धीरे वापस आता है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। तो कुछ स्टेप पर इतनी एनर्जी लॉस होती है, दैट रिजल्ट इज ग्रोइंग, दैट इज कॉल्ड एज फास्फोरेसेंस। तो कुछ पर ये फ्लोरेसेंस,
है ना, इमिशन ऑफ लाइट। आपने वो जुगनू देखी होगी, यार वो इसके साथ कंपैरिजन नहीं करना, उसमें वो चमकता है, उसमें भी ये फिनोमेना होता है, लाइट ही शाम को ये खारिज होती है, तो वो है ना एनर्जी है। यहाँ पर भी फ्लोरेसेंस होगी, फास्फोरेसेंस होगी, तो लेकिन कुछ एनर्जी जो है वो एटीपी बनाने में इस्तेमाल होगी, दैट इज कॉल्ड एज फोटोफॉस्फोराइलेशन। सो इट इज कॉल्ड एज, तो यहाँ पर क्या हुआ, लाइट एब्जॉर्ब हुई, लाइट यहाँ पर, तो लाइट तो आप तो बात देखते हैं यहाँ पर लाइट जो है, जो हम देखते हैं विजिबल लाइट है, इसको कहते हैं विबगयार, VIBGYO, है ना। तो ये हमने पहले ही पढ़ा है, जो फोटोसिंथेसिस होती है मैक्सिमम कहाँ पर होती है, ब्लू एंड रेड पर, है ना। मान लो अगर हम ग्राफ डालेंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इस साइड से फोटोसिंथेसिस लेंगे, आप एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट ले लेंगे, यहाँ पर ये ले लिए, ठीक है, तो ग्राफ डालेंगे, सो इट विल बी कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या कहेंगे हम इसको, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्यों स्पेक्ट्रम, तो मैंने कल पढ़ा ना, ये जो लाइट है, जब इसने किसने TW एंगल में वो एक्सपेरिमेंट किया है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट विद द हेल्प ऑफ प्रिज्म, तो है ना, ये जो है ना, ये जो लाइट है स्कैटर होती है 7 कलर्स में, तो इसीलिए यहाँ पर जब लाइट एब्जॉर्ब होती है इस क्लोरोफिल में, तो यहाँ पर अब जब ग्राफ हम डालते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब हुई, दैट इज कॉल्ड एज एक्शन, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या कहेंगे हम इसे, जब लाइट एब्जॉर्ब हुई तो फोटोसिंथेसिस हो जाएगी, जब फोटोसिंथेसिस हो दैट इज कॉल्ड एज एक्शन। सो उसको हम अगर मान लो यहाँ पर और एक ग्राफ डालेंगे, यहाँ से ये लाइट, यहाँ से फोटोसिंथेसिस, ठीक है, तो जितनी जितनी हम लाइट इंक्रीज करेंगे, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगा, इंक्रीज होगी। तो दो वेवलेंथ्स है यहाँ पर, एक तो ब्लू एक रेड, जहाँ पर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होती है, तो दैट इज कॉल्ड एज एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन, ये पॉइंट्स दो लिखो आप, नंबर 1 ये आपके एनसीईआरटी में है, ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट हाउ मच light is trapped or absorbed during absorption of light, how much light is trapped or absorbed by pigments, how much light, तो यहाँ पर how much में देखेंगे कि क्यों कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब यहाँ पर हुई है, इसी को कहेंगे how much light is absorbed by the pigments. If we plot a graph, and we get a curve which denotes which denotes actions, absorption spectrum, absorption spectrum। तो जब यहाँ लाइट तो ट्रैप हुई, अब तो एक्शन जरूरी होगी, एक्शन क्या है, मतलब किस तरीके से होगी, फोटोसिंथेसिस होगी, है ना, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस यहाँ पर वो ये एक टर्म इस्तेमाल करते थे, क्वांटम यील्ड, एनसीईआरटी में नहीं है यहाँ पर, क्वांटम यील्ड। मैं बताऊँ, कोई आपसे पूछेगा क्वांटम यील्ड, जब लाइट पड़ी कितने फोटॉन्स यहाँ पर ट्रैप हुए और कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इवॉल्व हुए, क्योंकि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस व्हाट हैपेंस, हम लिखते हैं CO2 प्लस वाटर गिव्स C6H12O6 प्लस O2 एंड वाटर, है ना। तो यहाँ पर जब लाइट आएगी वो ट्रैप होगी, कितने फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स ट्रैप हुए, और हाउ मनी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आर इवॉल्व्ड, या हम इस तरह कहेंगे हाउ मनी फोटॉन्स आर रिक्वायर्ड टू रिलीज वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। हाँ, फिर देखो हाउ मनी photons are required to yield one molecule of oxygen or to release one molecule of, how many photons are needed to release one molecule of oxygen, it is called as quantum yield। इसे हम क्वांटम यील्ड, पिछली एनसीईआरटी जो थी उसमें था ये, लेकिन अब ये डिलीट हुआ, फिर भी मैं कहता हूँ ये याद रखो, ठीक है। तो जब नीट की प्रिपरेशन होगी उस वक्त ही बोल जाना, ठीक है, लेकिन अभी याद रखना जब आप नीट की प्रिपरेशन करोगे तो इसकी तरफ मत देखो, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। सो यहाँ पर
अब तो एक्शन होगी, एक्शन क्या होगी, फोटोसिंथेसिस होगी, है ना। कितनी लाइट ट्रैप हुई तो कितनी लाइटें कन्वर्ट हुई केमिकल एनर्जी में। तो अगर फिर हम ग्राफ डालेंगे सो यहाँ पर एक्शन स्पेक्ट्रम ये, सो आप देखो आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट how much chemical energy is produced after absorption of, या after action absorption spectrum, आप इस तरह देखो after absorption spectrum, after absorption spectrum how much photosynthesis takes place. So it is called as action spectrum. So it can be shown by plotting a graph. It can be shown by plotting a graph between photosynthesis and light energy. It can be shown by plotting a graph between photosynthesis and light energy. So इसे हम एक्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो अगर आपके एनसीईआरटी में वहाँ तो 3 कर्व्स है, आप देखेंगे वहाँ तो देर आर 3 कर्व्स है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, एक्शन स्पेक्ट्रम आप देखिए वहाँ पर दिया गया। तो आप याद रखेंगे एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है कि कितनी लाइट या कौन सी वेवलेंथ ट्रैप हुई। यहाँ पर हमने देख लिया 2 वेवलेंथ ब्लू एंड रेड, ये भी ऑब्जेक्टिव आता है या आ सकता है आपके नीट में या बोर्ड में, ब्लू एंड रेड। तो यहाँ पर ये मैं बताऊंगा आपको किस तरह ये, मैं उसको हम कहते हैं इमर्सन्स इफेक्ट, आपके एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन मैं बताऊंगा अच्छी तरीके से ये पिगमेंट सिस्टम जब मैं पढ़ाऊंगा तो उस वक्त। सो दिस कॉल्ड एज एक्शन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन। तो ये हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। ये क्लियर हुआ क्या, फिर से कहो, क्लियर हुआ। तो सेकंड पॉइंट मैंने बता दिया यहाँ पर फोटोलिसिस ऑफ वाटर। हाँ, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। हालांकि जब मैंने हिस्ट्री बताई तो उस वक्त भी मैंने बताया वो नाइल की रिएक्शन है ना, तो उसने वहाँ रिलीज ऑफ ऑक्सीजन या सो इलेक्ट्रॉन जब आता है वो मैंने बताया। देखो कल भी मैंने बताया ये जो वाटर है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना हुआ है। पहले मैं ये कॉन्सेप्ट दे दूं उसके बाद आपकी एनसीईआरटी में जो कॉन्सेप्ट है वो बताऊं। ये तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन। अगर मैं HOH लिखूं कि इसमें वाटर में हाइड्रोक्साइड ग्रुप होता है OH, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर लाइट आएगी, है ना, सनलाइट। तो सनलाइट इज एनर्जी, है ना, सोलर एनर्जी है। क्योंकि क्या होता है हमें, देखो कल भी मैंने कहा CO2 इसको चाहिए हाइड्रोजन, ये क्या देगा C6H12O6, नंबर 1। नंबर 2 यहाँ तो ऑक्सीजन भी बनता है, यहाँ वाटर भी बनता है ना, 3 आउटपुट्स है ना, ये तो बाई प्रोडक्ट्स है, ये प्राइमरी प्रोडक्ट है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या चाहिए, कहाँ से आएगा, हाइड्रोजन कौन डोनेट करेगा, नंबर 1। नंबर 2 ऑक्सीजन, अगर इस कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन निकालेंगे तो ग्लूकोज कहाँ से बनेगा, मगर फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन इवॉल्व होता है तो कहाँ से आता है, ठीक। नंबर 3 ये वाटर का बनना, यहाँ तो हाइड्रोजन इसमें नहीं है तो ये वाटर कहाँ से आएगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये ग्रीन प्लांट्स जो हायर प्लांट्स है ये हाइड्रोजन डोनर के लिए वाटर का इस्तेमाल करते हैं। जब कल हमने वो सल्फर ग्रीन सल्फर एंड ब्लू सल्फर बैक्टीरिया पढ़ा है तो मैंने वहाँ कहा आपको ये इस्तेमाल जो करते हैं H2S इन प्लेस ऑफ वाटर के बदले वो H2O। तो वहाँ तो हाइड्रोजन डोनर क्या है, H2S, यहाँ क्या है H2। आप ही देखो द हाइड्रोजन डोनर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, द हाइड्रोजन डोनर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस water, number 1. Number 2, the evolution of oxygen या the release of oxygen takes place from water।
ये भी ऑब्जेक्टिव आते हैं नीट में भी, हाइड्रोजन डोनर कौन है और ऑक्सीजन कार्बन से निकलता है या वाटर से निकलता है। क्लियर, ये 2 पॉइंट्स आप याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो ये कैसे निकलेंगे आप, इसी को फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहते हैं, यानी हाइड्रोजन डोनेट करना, ऑक्सीजन रिलीज करना। तो इसके लिए हमें लाइट एनर्जी की ज़रूरत चाहिए। तो ये इसको क्या करेंगे, लिसिस ब्रेक डाउन होगा ये। क्लियर, जब ये ब्रेक डाउन होगा तो ये क्या देगा, H प्लस OH, है ना, फोटोलिसिस यही हुई। ये जो है H प्लस, ये हमें देगा क्या, H2, ठीक। और यहाँ पर जो OH है ये हमें देंगे वाटर और ऑक्सीजन। तो मसला साफ कि नहीं, आंसर मिला। तो ये हाइड्रोजन किसके साथ मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के। तो हमें क्या देगा, C6H12O6। और यहाँ पर ये जो है OH, ये ऑक्सीजन, ये कहाँ से आएगा, वाटर से। ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, वाटर से। क्लियर, अरे ये बहुत मैकेनिज्म है, मैं शॉर्ट में बताता हूँ होता क्या है। क्लियर, तो अब आपकी एनसीईआरटी ले लेंगे, वहां पर क्या लिखा गया है, H2O। जब इस पर क्या पड़ती है, सनलाइट, क्या देता है वहां पर, शाबाश। पहले मैं सुनो, पहले मैं ये बताऊं, एक मिनट, पहले मैं ये बताऊं, ये जो पिगमेंट्स हैं, मैंने यहाँ बताया आपको दो टाइप्स का पिगमेंट्स होते हैं, एक तो प्राइमरी, एक तो सेकेंडरी। जो प्राइमरी पिगमेंट होता है सेंटर में होता है, वो कहाँ पर होता है, सेंटर में। तो यहाँ पर देखते हैं क्लोरोफिल ए जो है दिस कॉल्ड एज रिएक्शन सेंटर। क्या कहेंगे हम इसको, रिएक्शन को। क्लोरोफिल ए कहाँ आएगा, सेंटर में। बाकी रहे आपके क्या, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, डी वगैरह, कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल्स, तो ये इसके सराउंडिंग इसमें होंगे। तो ये रिएक्शन सेंटर है आरसी। अभी तो मैंने पिगमेंट सिस्टम नहीं उठाया, मैं सिर्फ आपको पहले सिखाता हूँ पढ़ना क्या है आपको। यहाँ पर क्या है, ये रिएक्शन सेंटर है, इसमें क्लोरोफिल ए होगा। तो जो बाकी इसके इर्द गिर्द आएंगे, ये भी लाइट ट्रैप करेगा, कौन, क्लोरोफिल ए भी, ये भी लाइट ट्रैप करेंगे, लेकिन ये ट्रैप करने के बाद यहाँ ले जाएंगे। तो इसको हम एंटेना कहते हैं, एंटेना। ये जो बना ना यहाँ पर स्ट्रक्चर, ये एंटेना का है। तो एंटेना किसका बना हुआ है, ये जो एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं, चाहे क्लोरोफिल बी हो, सी डी हो, या कैरोटीनॉइड्स हो, या ज़ैंथोफिल हो, तो ये इसके इर्द गिर्द आते हैं, एंटेना बनाते हैं। तो एक फंक्शन क्या है, दे ट्रैप सोलर एनर्जी एंड कैरी टू क्लोरोफिल ए, नंबर 1। नंबर 2, दे प्रोटेक्ट दिस क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। क्लियर। तो यहाँ पर जब आप आपकी एनसीईआरटी ले लेंगे, इस पर जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर क्या है, इक्वेशन दी गई है ना, क्या है, H2O गिव्स, यहाँ पर एक तो H पॉजिटिव देगा, पहले हम बैलेंस बाद में कहेंगे, प्लस देगा O2, प्लस देगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, बैलेंस बाद में करेंगे। ये 3 कंपोनेंट्स, एक तो हाइड्रोजन प्लस देता है यहाँ पर, एक ऑक्सीजन देता है और इलेक्ट्रॉन देता है। तो दिस इज कॉल्ड एज फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन प्लस इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये जो NAD है, ये NADP, इसको रिड्यूस करके क्या देते हैं, NADPH, रिड्यूसर फॉर्म ऑफ NADP। तो ऑक्सीजन इवॉल्व होता है और वाटर भी बनता है। सो दिस कॉल्ड एज फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो अगर आपका नीट हो तो वहाँ यही इक्वेशन चलेगी, 4 टाइम्स लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, 2 टाइम्स लिखेंगे यहाँ पर, है ना, यहाँ पर 4 टाइम्स हाइड्रोजन, मैंने वही बताया ना, 4 टाइम्स हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 टाइम्स ऑक्सीजन ही, यहाँ पर, हाँ ये तो है, ये तो बैलेंस करेंगे आप, है ना, और ये भी 2 टाइम्स तो नहीं, ये ऑक्सीजन है ना यहाँ पर कितने टाइम्स, तो सिंपल ही है ना, यानी ये आप खुद करेंगे यहाँ पर, ठीक है, ये खुद करेंगे आप, हाँ 2 टाइम्स, हाँ क्लियर, 2 ऑक्सीजन है यहाँ पर, तो 2 ऑक्सीजन है यहाँ पर, ठीक है। तो हाइड्रोजन टोटल आर 4, ये 4 है, क्लियर। तो यहाँ पर ये 4 इलेक्ट्रॉन भी देगा, क्लियर।
तो उस वक्त आप यही याद रखेंगे, क्या नीट की प्रिपरेशन के लिए आप ये याद रखेंगे। हाँ, अगर बोर्ड में ये भी लिख सकते हैं जो मैंने भी बताया, H+OH, तो वहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड एज फोटोलिसा पार्ट। तो इस फोटोलिसा पार्ट से हमें इलेक्ट्रॉन की सप्लाई होगी। तो हम, क्योंकि मैंने ये भी कहा कि यहाँ पर जो ये है रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए, यहाँ पर लाइट इस पर ट्रैप हुई, इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ पर पॉजिटिव होल क्रिएट हुआ, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गर्दिश कर रहा है। कभी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आता है। कभी ऐसा भी होता है, कभी ऐसा भी होगा ये वापस आएगा तो अपनी जगह लेगा, होल फिल करेगा, कभी वापस ही नहीं आता है। लेकिन वहाँ तो पॉजिटिव होल है, इसको फिल करना है। उस वक्त ये इलेक्ट्रॉन जो बने हैं ये इसको उस वक्त फिल करेंगे। आपको समझ में आता है? उस वक्त ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पॉजिटिव होल जो है फिल करेंगे। तो अपना इलेक्ट्रॉन भाग गया, धोखा दिया, तो मजबूर है, किसी ने इसको ट्रैप कर लिया, भाई यहाँ इसको घसेट के ले लिया, या आपको यहाँ ना वापस जाने नहीं देता है। लेकिन यहाँ तो पॉजिटिव होल है, इसको फिल करने के लिए वाटर से इलेक्ट्रॉन आएगा, वो इसको फिल करेगा। इसीलिए पोर्टलिस ऑफ वाटर ज़रूरी है। क्लियर? सो दिस कॉल्ड एज पोर्टलिस ऑफ वाटर। तो अब रहा पिगमेंट सिस्टम्स। मेरे ख्याल में शायद टाइम ज़्यादा हुआ है ना, तो आज इतना ही। ठीक, तो कल इसको कंप्लीट करेंगे लाइट रिएक्शन को, तो क्योंकि हम ज़्यादा टाइम आप देंगे। तो एनी क्वेश्चन? हाँ, कैरोटीन है ना, कैरोटीन एक्चुअली ये पहले किससे, कैरेट से निकाला गया, तो इनका कलर येलो होता है, तो इसीलिए इनको कैरोटीनॉइड्स कहा जाता है। ठीक है, तो इनका कलर डिफरेंट है। हाँ, और कुछ कहना है? क्योंकि पहले जो डिस्क्राइब ये क्या कहेंगे हम, डिस्कवरी, तो दैट वाज फ्रॉम कैरेट, इसीलिए हमको कैरोटीनॉइड्स कहते हैं। दे आर ऑफ टू, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल। हालांकि एक्चुअली कैरोटीन सारों को कहते हैं। कैरोटीनॉइड्स आर ऑफ टू टाइप्स, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीन। लेकिन यहाँ कैरोटीनॉइड और ज़ैंथोफिल लिखा है आपके एनसीईआरटी में, तो ये आपको याद रखना है। ठीक, यानी और कुछ? तो शुड आई स्टॉप? थैंक यू वेरी मच।